सो आप इधर को बैठ के भी खा सकते हो। कोई बात नहीं। आवाज आ रही है जी? एक बार कंफर्म करो इफ आई एम ऑडिबल। जिवेश जी। हेलो हेलो। अच्छा जी। जी थैंक यू जिवेश जी। सो हम कर रहे जी मेन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। उससे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जब हमने किया है तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? ज्योग्राफी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फिनोमेना, है ना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल एज वेल एज कल्चरल फिनोमिना, है ना? इन सब के डिस्ट्रीब्यूशन को ज्योग्राफी स्टडी करता है। और उसके बाद हमने एक और व्यू हम कर रहे हैं, दैट इज योर पर्सपेक्टिव हम कर रहे हैं। वो क्या है हमारे पास? दैट इज एक पर्सपेक्टिव हम कर रहे हैं, वो है ज्योग्राफी स्टडीज द ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस। ज्योग्राफी दो टाइप के हैं। एक तो एरिस्टोटल और हिप्पारकस का, दूसरा है सर फ्रेडरिक नाइटशेल और हटविग का। सेम है। सेम है। और देखो ना, फ्रेडरिक रेटजेल ने जो बाद में अपना डिटर्मिनिज्म दिया है ना, उसने पहले तो एंशियंट डिटर्मिनिज्म को ही फॉलो किया कि जो इन्वायरमेंट है वो ज्यादा डिटरमाइंड है, वो ज्यादा स्ट्रांग है ना? रेटजेल ने इसको फॉलो किया। बट रेटजेल ने ना दो वॉल्यूम लिखे हैं डिटर्मिनिज्म के ऊपर। पहले वाला है कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्गर विदाउट नो ह्यूमन एलिमेंट इंक्लूडेड इन इट। और दूसरे वॉल्यूम में उसने थोड़ा सा बताया है कि जो फिजिकल डिटर्मिनिज्म है वो थोड़ा सा कैसा है, लीनियंट है। उसमें ह्यूमन को ह्यूमन को एक एक्टिव एजेंसी इंक्लूड किया गया है। नाउ अब उस कंटेक्स्ट में हम ये बोल सकते हैं कि जो रेटजेल का डिटर्मिनिज्म है वो एग्जैक्टली उतना स्टॉन्च नहीं है जितना एंशियंट ग्रीक का था, है ना? उतना स्टॉन्च नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। सो डिटर्मिनिज्म वाला व्यू ही क्या था हमारे पास? द व्यू ऑफ डिटर्मिनिज्म वाज दैट कि जो ह्यूमन है, जो मैन है, वो क्या है, एज ए स्लेव है। और वो सिंपली क्या करता है, वो सिर्फ उन गाइडलाइंस को फॉलो करता है विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर। नेचर इज मोर पावरफुल। अब जब नेचर बोलते हैं तो हम फिजिकल नेचर को माने। फिजिकल नेचर मतलब हम फिजिकल बैरियर को माने, माउंटेन्स को माने, नदियों को माने, रेनफॉल को माने, बर्फ को माने, गर्मियों को माने, सर्दियों को माने। ये सब क्या है? फिजिकल नेचर्स है ना? तो जितनी भी गतिविधियां मैन कर रहा है, ऑल दी एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड by the nature, controlled by the nature, because man is the slave and जो नेचर है, नेचर इज द मास्टर। इसको ही हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। फिर हमने इसका एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखा। तो हमारे पास इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाले थे, हमारे पास एरिस्टोटल, हिपार्कस, एरेटोस्थनीज, सबने क्या बताया कि नेचर इज वेरी स्ट्रांग। ऑब्वियसली उन्होंने यही बताया था, बिकॉज जिस दौर में वो रह रहे थे तब ह्यूमंस क्या था, ह्यूमंस वर वेरी वेरी सिंपल। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास इतने इवॉल्व टूल नहीं थे, हम जहाज थोड़ी ना बना सकते थे। उस स्थिति में तो उनको पहाड़ एक बहुत बड़ा बैरियर लगता था कि कैसे इसको क्रॉस किया जाए। तो ऑब्वियसली उन्होंने क्या देखा कि हर वो स्थिति जो हमारे से बहुत ज्यादा पावरफुल है उसको वर्शिप किया जाए। तो उन्होंने गॉड रेन्स बना दिया, सॉरी, रेन ऑफ गॉड बना दिया, सन गॉड बना दिया। हर वो स्थिति जो उनको पावरफुल लगती थी सबको उन्होंने वर्शिप करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मानते थे कि जो नेचर है वो कैसा है, कोर्सिव है ना? और जो मैन है उसको वो सारी की सारी जो उसके डिक्टेट्स है उसको क्या करना है, फॉलो करना है। और उसके बाद फिर ये वेरेनियस एंड कांत आते हैं, दे आर द क्लासिकल हमारे पास डिटर्मिनिस्ट है। इन्होंने सिंपली थोड़ा सा बोला कि भाई
ह्यूमन को इन्वायरमेंट से अलग नहीं किया जा सकता है। ह्यूमन इज वेरी मच पार्ट ऑफ व्हाट, इन्वायरमेंट, एंड ह्यूमन हैज द कैपेबिलिटी टू रीशेप हिज इन्वायरमेंट। वो कहीं ना कहीं अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करने में सक्षम है। सो ही दे प्रोवाइडेड द ह्यूमनिस्टिक व्यू टू द डिटर्मिनिज्म। उन्होंने पॉसिबिलिज्म नहीं दिया, उन्होंने डिटर्मिनिज्म को थोड़ा सा लीनियंट कर दिया, है ना। तो उन्होंने थोड़ा सा ह्यूमन सेंट्रिक व्यू देना शुरू कर दिया। उन्होंने नेचर में ह्यूमन को भी इंक्लूड कर दिया। पहले वाले क्या बता रहे थे कि नेचर अलग है और ह्यूमन इंटायरली अलग है। और उसके बाद हमारे पास इकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म में हमबोल्ट और रिटर आते हैं। तो हमबोल्ट ने पूरे के पूरे बायोटिक एंड अबायोटिक जो भी सराउंडिंग है उनको बाइंड कर दिया, उनको लिंक कर दिया। लिंक किससे किया? एक लिविंग एनर्जी से लिंक किया कि हमारे इकोसिस्टम में, हमारे नेचर में, आप नेचर को ह्यूमन से सेग्रीगेट नहीं कर सकते। नेचर विदाउट मैन इज मीनिंगलेस, environment without man is meaningless because there is a binding or linking energy that passes through all these component of the इकोसिस्टम बोलो या फिर अर्थ बोलो, है ना। जैसे हमारे अंदर भी जो एनर्जी है वो किधर से आई है? वो है तो बाहर ही कहीं सराउंडिंग में है, नेचर में है। वही एनर्जी थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म हो गई फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और फिर जो है वही फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कुछ और बन गया है। तो कहीं ना कहीं ऑल अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट जो इकोसिस्टम के हैं दे ऑल आर व्हाट, लिंक्ड टुगेदर, है ना। हमबोल्ट ने ये बताया। और उसने हमें ये जो सामन हैंग के बारे में बताया कि इन दिस मदर नेचर ऑल बेसिकली हैंग टुगेदर, है ना। मदर नेचर में सब साथ चल रहे हैं। नाउ टेलियोलॉजिस्ट कार्ल रिटर वाज अ टेलियोलॉजिस्ट हु सजेस्टेड दैट कि एवरीथिंग इन दिस नेचर, एवरीथिंग इन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ हैज ए पर्पस इंक्लूडिंग द मैन। मैन को मीनिंगलेस नहीं किया जा सकता, बिकॉज अगर वो है तो उसका एक फंक्शनल रोल है, और वो फंक्शनल रोल उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी सराउंडिंग को मॉडिफाई करने का रोल है। सो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम कहां जा रहे हैं? हम पॉसिबिलिज्म की तरफ जा रहे हैं। सो देर इज अ एवोल्यूशन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनिज्म टू द लीनियंट डिटर्मिनिज्म, देन टू द पॉसिबिलिज्म। और उसके बाद जब हम पॉसिबिलिज्म करते हैं तो फिर लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? पॉसिबिलिज्म को स्टडी कर रहे हैं। मैन को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया कि मैन ने फिर तबाही मचा दी। और उसके बाद हमारा व्यू कहां जाता है? नियो डिटर्मिनिज्म पर जाता है। समझ रहे हो ना। तो उसके बाद हमारे पास आता है साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। वी हैव द साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। अब देखो साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म किसने दिया है हमारे पास? साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म हमारे पास अगर आप देखो, सो दिस वाज सजेस्टेड बाय डार्विन। और चार्ल्स डार्विन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इन्होंने अपना एक ऑरिजिन ऑफ स्पीशी, ऑरिजिन ऑफ स्पीशी एक बुक इन्होंने हमें दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि बायोलॉजी, बायोलॉजी ऑफ द स्पीशी, स्पीशी इज शेप्ड बाय द सराउंडिंग सराउंडिंग इन्वायरमेंट। उन्होंने बताया कोई भी स्पीशी है उसका जो बायोलॉजी है, उसका जो फंक्शनिंग है, उसका जो बॉडी है, उसको कौन शेप करता है? उसको शेप करता है इन्वायरमेंट, शेप करता है। अब यहां पर इन्वायरमेंट कौन है? ये है हमारी फिजिकल सराउंडिंग, है ना। तो उसने एक साइंटिफिकली ये सारी की सारी प्रूव की। भाई देखो हमारे जो मेन है, आप उसको बहुत पावरफुल मत बनाओ। क्यों? बिकॉज उसकी अपनी एग्जिस्टेंस ही किसके कारण है? एनवायरमेंट के कारण है ना। उसने क्या बताया कि अब जब इन्वायरमेंट विल अलाउ द ह्यूमन टू इवॉल्व। इन्वायरमेंट जब थोड़ा सा लीनियंट हुआ, आप देखो आज से अगर हम 4.5 बिलियन ईयर बिफोर पहले जाएं, जब अर्थ बना तब का टेम्परेचर था 6000 डिग्री सेल्सियस। तो क्या यहां पर स्पीशी हो सकती थी? नहीं। उसके बाद जब हम आते हैं 3.5 बिलियन ईयर के पास, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया 1200 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। उसके बाद फिर टेम्परेचर और ड्रॉप हुआ 3.1 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट के आसपास टेम्परेचर और ड्रॉप हो गया सम अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और यहां पर सिंपल सिंपल जो हमारे पास एक बायोलॉजिकल लाइफ है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो इवॉल्व हुआ। क्योंकि इस टेम्परेचर पर भी ह्यूमन या फिर कोई दूसरी स्पीशी इवॉल्व नहीं हो सकती थी। धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो कम होता चला गया और क्रस्ट बनना शुरू हो गया, एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे नेचर बन रहा है, उस नेचर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही बायोलॉजिकल लाइफ इवॉल्व हो रही है।
फिर अगर हम रिसेंट पास्ट में भी देखें कि 25 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट, या फिर अगर हम बताएं, सॉरी, 2.5 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट, जब ह्यूमन नहीं था उससे पहले होमोनिड्स थे। अब ये जो होमोनिड्स थे ये कौन थे? ये जंगली लोग थे। क्यों ये जंगली लोग थे? बिकॉज जंगल ही चारों तरफ थे, चारों तरफ क्या है? जंगल ही जंगल थे। और उन जंगल में रहने के लिए कौन थे? जंगली लोग ही थे। देवर नॉन एज होमोनिड्स, है ना। उनको बोलेंगे हम होमोनिड्स। जैसे हमारे पास थे नींडरथल एंड ऑल, सब देवर द प्रोटो ह्यूमंस। अब उसके बाद जब ह्यूमंस बने, तो ह्यूमंस क्यों बने? बिकॉज सराउंडिंग कंडीशन हैज अलाउड ह्यूमंस टू इवॉल्व, है ना। टेम्परेचर आइडियल हो गया, फॉरेस्ट क्लियर हो गए, नया सरफेस एक्सपोज हो गया, बर्फ पिघल गई, खेती बाड़ी के लिए सॉइल बन गई। हम पढ़ेंगे बाद में कि हमारे पास माउंटेन्स थे, माउंटेन्स तो बर्फ के नीचे दबे हुए थे प्लिस्टोसिन में। फिर बर्फ जब पिघली, नदियां बनी, नदियों ने पूरा का पूरा एलुवियम लिया और फिर मैदान बन गए, मैदानों में फर्टाइल सॉइल बन गई, और उन फर्टाइल सॉइल में सीड को जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी आ गई। और फिर फार्मिंग शुरू हुई। 8,000 साल पहले फार्मिंग शुरू हो गई, और जब फार्मिंग शुरू हुई फिर ह्यूमंस ने रुक करके जीना शुरू किया। अदरवाइज ह्यूमन क्या थे? वो तो वंडरर थे, घूमते थे। तो वो फार्मिंग का जो संबंध है वो किससे है? सॉइल के बनने से है। तो सॉइल जब इवॉल्व हुई तभी फार्मिंग शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन का पूरा जो लाइफस्टाइल, कल्चर, या फिर उसका जो ओन बॉडी है, दैट इज स्ट्रांगली रेगुलेटेड बाय द नेचुरल इन्वायरमेंट। यही हमें किसने दिया है? दिस इज द साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म ऑफ व्हाट? चार्ल्स डार्विन। उसने एक सोशल डिटर्मिनिज्म भी दिया है, जिसको हमने ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उसमें उसने बताया है कि स्ट्रॉन्गर पीपल विल नेचुरली सब्जुगेट द वीकर पीपल। यहां पर तो कंपटीशन चल रहा है, नेचर में क्या है? कंपटीशन चल रहा है। अगर कोई बड़ा राष्ट्र है, अगर छोटे राष्ट्र को वो सब्जुगेट कर रहा है, वो इंपीरियलिस्ट हो गया है, वो एक्सपेंशनिस्ट हो गया है, ये नेचुरल है, वो गलत नहीं है, ऐसा होगा ही होगा। बिकॉज स्पीशीज आपस में सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं? आपस में कंपीट करते हैं। उसी कंपटीशन का हिस्सा कौन है? ये कल्चर भी है, जहां पर बड़े बड़े राष्ट्र और स्टेट्स दूसरी छोटे राष्ट्र और स्टेट्स को क्या करेंगे? सब्जुगेट करेंगे, उनको हराएंगे, उनको गुलाम बनाएंगे। तो उसको उसने बताया सोशल डार्विनिज्म, या फिर सोशल डिटर्मिनिज्म भी उसको बोला जाता है। समझ आया? नाउ इसके बाद एक और हमारे पास एक नया जो हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, दैट वाज सजेस्टेड बाय फ्रेडरिच रेटजल। नाउ फ्रेडरिच रेटजल को अगर आप देखो, तो इन्होंने हमें क्या दिया है? ही वॉज अ जर्मन स्कॉलर, और जर्मन स्कॉलर है ये। और इन्होंने हमें क्या बताया? इन्होंने हमें इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म दिया है। अब ये मॉडर्न इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है ना। मॉडर्न इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, मतलब जहां पर मैन इज कंसिडर्ड एज ए स्लेव एंड इन्वायरमेंट इज कंसिडर्ड एज ए मास्टर। समझ आया? यहां पर जो प्राणी है वो क्या है? स्लेव है। और मास्टर क्या है? मास्टर कौन है यहां पर? नेचर है। यही बातें पहले भी आई है, यही बातों को इसने रिवाइज किया है। बट यहां पर आपने एक चीज ध्यान रखना है कि उसने बताया है कि इन्वायरमेंट सिमिलर इन्वायरमेंट सिमिलर इन्वायरमेंट और फिजिकल नेचर। अब ये इन्वायरमेंट के साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इन्वायरमेंट मतलब सराउंडिंग, है ना। सिमिलर इन्वायरमेंट और फिजिकल नेचर प्रोड्यूस सिमिलर कल्चर। हाँ, हम बोल्ट ने ऐसा काम बताया। हाँ, वहां उसने 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 एक बायोलॉजिकल व्यू दिया है। उसने बोला है कि जितने भी कंपोनेंट हैं नेचर में, चाहे वो सॉइल है, चाहे वो रेनफॉल है, चाहे वो फ्लोरा है, फोना है, वो एक इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल व्यू है। सिमिलर टाइप ऑफ सॉइल, सिमिलर टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फोना विल एवॉल्व। यहां पर थोड़ा सा कल्चरल व्यू आ गया कि सिमिलर इन्वायरमेंट और फिजिकल नेचर प्रोड्यूस सिमिलर कल्चर। मतलब अगर आप थार के डेजर्ट में हैं, तो थार के डेजर्ट में आप क्या करोगे जी? थार के डेजर्ट में ऑब्वियसली आप वाटर को कंजर्व करोगे। और वही क्रिया आपको कहां पर मिलेगी? अरेबिया में, वहां भी डेजर्ट है, सहारा में, वहां भी डेजर्ट है ना। तो सिमिलर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वहां पर जो लाइफस्टाइल होगा किसका? ह्यूमंस का। या फिर वहां पर जो लाइफस्टाइल होगा ह्यूमंस का या फिर कम्युनिटीज का, वो कैसा होगा? मोर और लेस सेम ही होगा। अब सेम क्यों हुआ? क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो क्या है? वो स्ट्रांग है।
अदरवाइज 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 अगर मैन स्ट्रांग होता, अगर ह्यूमन स्ट्रांग होता, तो यहां सहारा का जो प्राणी है, वो तो सहारा, यहां पर तो सारा डेजर्ट ही रहता। बट अगर ह्यूमन स्ट्रांग होता तो थार के डेजर्ट में क्या बन जाता, यहां पर तो ग्रीन फील्ड बन जाती, यहां पर तो ग्रीन फील्ड बन जाती, है ना, यहां पर तो खेती बाड़ी हो जाती अगर मैन स्ट्रांग होता है। तो थार का डेजर्ट भी बाजरा खा रहा है, और सहारा का डेजर्ट, सारा थार के डेजर्ट में जो लोग रह रहे हैं वो भी बाजरा खा रहे हैं, और यहां पर जो लोग रह रहे हैं वो भी क्या खा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं। क्यों? दे वर फोर्स टू ईट दैट बाई नेचर्स। ये बात बताने वाला कौन है? वो बताने वाला है हमारे पास रेटसन। इसको बोला जाता है ही इज द फादर ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ही इज द फादर ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, लिखो, फादर ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ही इज द फादर ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। यहां पर एक पॉइंट लिखो, ही इज द फादर ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इन, यहां पर एक पॉइंट लिखो, इन हिज सेकेंड वॉल्यूम, इन हिज सेकेंड, दूसरा वॉल्यूम जब इसने डिटर्मिनिज्म पर निकाला, इन हिज सेकेंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑन डिटर्मिनिज्म, 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 his view, became more anthropocentric, anthropocentric. His view became more anthropocentric and considered human as an active agency in environment. ये आपने ध्यान रखना है, इसका व्यू, एक्टिव एजेंसी इन इन्वायरमेंट। सो हमारे पास देखो, अब फ्रेडरिक रेटसेल ने क्या दिया है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म दिया। या मैंने आपको नहीं लिखाया ये कि भाई वो भी यही मानता है कि मैन इज द स्लेव, ऑलरेडी हमने लिखा है। आपको पता है कि इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म क्या होता है, जहां पर इन्वायरमेंट मास्टर है ना। तो उसने दिया, बट पहले केस में वो क्या बता रहा है कि नेचर इज एवरीथिंग। दूसरे, जब उसका लेटर हाफ आता है उसकी लाइफ का, फिर जब वो सेकंड वॉल्यूम इस पर अपना निकालता है, तब वो क्या बताता है कि जो मैन है वो क्या है, ये एक एक्टिव एजेंसी है ना। मैन एक एक्टिव एजेंसी है, उसके पास कैपेबिलिटी है, उसके पास नॉलेज है कि वो अपने सराउंडिंग को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग क्या कर दे, मॉडिफाई कर दे। सो कहीं ना कहीं उसने ह्यूमन के रोल को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। बट फिर उसकी एक स्टूडेंट थी, देयर वॉज अ स्टूडेंट, उसकी एक स्टूडेंट थी, अमेरिकन स्टूडेंट, उनका नाम था हमारे पास, हर नेम इज चर्चिल सैंपल, एलन चर्चिल सैंपल। नाउ एलन चर्चिल सैंपल जो है, अराउंड 1900 के आसपास, ये एक अमेरिकन स्कॉलर है। शी वॉज एन अमेरिकन स्कॉलर एंड डिसाइपल ऑफ, किसके डिसाइपल है, डिसाइपल ऑफ रटजल। रटजल की डिसाइपल है, बट ये स्ट्रांगली उसके साथ डिसएग्री करती है। ये क्या डिसएग्री करती है कि जब रटजल बोल रहा है कि ह्यूमन एंथ्रोपोसेंट्रिक है सब कुछ, वो गलत है। अभी भी इन्वायरमेंट इज द मास्टर। तो इसने क्या है, शी ट्राई टू री शी ट्राई टू री एस्टेब्लिश द staunch she is trying to re-establish the staunch determinism of strong determinism of एंशियंट ग्रीक के डिटर्मिनिज्म को उसने वापस इस्टेब्लिश करने की बात की। चल रहा था सब, किसने, रेटजिल ने? नहीं, देखो, इनका जो व्यू था ना, इनका जो व्यू था वो चल रहा था, इनका व्यू उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर से प्रभावित हुआ।
प्रभावित कैसे हुआ? जब वो देख रहे हैं कि चारों तरफ प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बड़े स्केल के ऊपर डिफॉरेस्टेशन की जा रही है, जो कोल है, जो पहले कार्बन सिंक था, उसको निकाला जा रहा है, एक्सट्रीम यहां पर कैपिटलिज्म के कारण इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई जा रही है, उस स्थिति में इन्होंने अपना थॉट एवॉल्व किया। जैसे आज की डेट में भी होता है ना, इतने स्केल पर। अब जैसे कल ही आपने पढ़ा होगा कि ये जो हमारा जो ये लग रहे हैं रोपवे बन रहा है, इसमें 1400-1500 पेड़ कट रहे हैं। तो आपके और हमारे जैसे लोगों के दिमाग में क्या आया कि ये रोपवे क्यों लग रहा है? तो हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट, इसको रिपेल करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो थी, इन्होंने भी क्या किया, उस दौर में जो एक्सट्रीम इंडस्ट्रियलिज्म चल रहा था, उसके कारण जो इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाई जा रही थी, उसको ये क्या कर रही थी, रिजेक्ट कर रही थी। अब इन्होंने व्यू तो दिया, बट उसको एक्सेप्ट लोगों ने नहीं किया। बट आज हम इसको स्टडी कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आज इसका जो ये व्यू है ना, इसका एप्लीकेशन बहुत है। इसी के व्यू को शी कंसीडर्ड, अब देखो इसके व्यू को क्या माना जाता है, इसी के व्यू को इन्वायरमेंटलिज्म बोला जाता है। इन्वायरमेंटलिज्म, इसी के व्यू को इन्वायरमेंटलिज्म बोला जाता है। नाउ इन्वायरमेंटलिज्म क्या है? नेचर इज मोर पावरफुल। अब देखो इसकी इसका फिलॉसफी ये है कि मैन जो है, ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन इज स्टडीड विद मल्टीपल प्रॉब्लम, उसके पास तो दुनिया भर की समस्याएं हैं। एंड द मदर नेचर इज द फैसिलिटेटर। मदर नेचर इज द के पास बहुत सारे सॉल्यूशंस है, फैसिलिटेटर ऑफ सॉल्यूशन। देयर फोर मदर नेचर शुड ऑलवेज बी वर्शिप्ड। क्यों? बिकॉज ह्यूमन की प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है वो किसके पास है? मदर नेचर के पास है। नाउ शी ट्राई टू री इस्टेब्लिश द स्टॉन्च डिटर्मिनिज्म, जहां पर वो क्या बोल रही है कि नेचर इज ऑल पावरफुल एंड मैन इज द डस्ट ऑफ नेचर। तो उसकी एक स्टेटमेंट है यहां पर। इन्वायरमेंटलिज्म के बारे में एक लाइन लिखो, इट इज द फिलॉसफी। इन्वायरमेंटलिज्म क्या है? फिलॉसफी विच कंसीडर इन्वायरमेंट मोर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन, विच कंसीडर विच कंसीडर विच कंसीडर्स इन्वायरमेंट मोर environment more, which consider environment more important for important for humans, thus need to be, क्या करोगे, thus need to be conserved and worshipped। सो इसका व्यू बहुत अच्छा है। वो क्या बता रही है कि इस सृष्टि में अगर हम ये मान रहे हैं, ये लड़ाई चल रही है कि क्या मैन पावरफुल है या फिर इन्वायरमेंट पावरफुल है, तो मैं ये मानती हूं कि इन्वायरमेंट इज मोर पावरफुल, मोर इंपॉर्टेंट। मगर अगर इन्वायरमेंट है तब ह्यूमन है। इसलिए ह्यूमन को आप बहुत ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इसके नेगेटिव रेपरकशंस आएंगे। देयरफॉर इफ यू नो दैट द इन्वायरमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमन, देन यू शुड व्हाट, कंजर्व, इसका कंजर्वेशन होना चाहिए। और इसका क्या होना चाहिए, इसके जो कंपोनेंट है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, नाले हैं, इन सबको क्या करना चाहिए, इन सबको वर्शिप करना चाहिए। जैसे इंडिया में, अब आप इंडिया में देखो क्या है, पेड़ों को वर्शिप किया जाता है, पहाड़ों को वर्शिप किया जाता है। हमारे पास जो है चूड़धार है, हमारे पास श्रीखंड महादेव है, किन्नर कैलाश है, चंबा में भी हमारे पास है। हर जगह पर हम वर्शिप करते हैं, नदियों को वर्शिप करते हैं। क्यों वर्शिप करते हैं? बिकॉज हमने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि नेचर इज मोर पावरफुल। नदियां होगी तो तब हम पानी पिएंगे, खेतों को इरिगेट करेंगे। सो दिस फिलॉसफी शुड गो ऑन। और इसी फिलॉसफी को हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटलिज्म। एंड दिस फिलॉसफी वाज सजेस्टेड बाय हुम? एलन चर्चिल। एक दो पॉइंट और लिखो इसके, इसके कुछ बहुत अच्छे कोट्स है, आप उनको कहीं डाल सकते हो। शी कंसिडर्स मैन इज द स्लेव एंड मैन इज द स्लेव man is the slave man is the slave, मैन एक स्लेव है। एंड नेचर इज द मास्टर गाइड। नेचर इज द मास्टर गाइड। बहुत जगह पर आप ये कोट डाल सकते हो उसके। सर, चाइना इज चेंजिंग डेजर्ट इनटू फॉरेस्ट बाय 3 नॉर्थ शेल्टर बेल्ट प्रोग्राम, कैन यू इंक्लूड इट अंडर द पॉसिबिलिज्म?
हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते हैं, अभी हम पॉसिबिलिज्म करेंगे। देन आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से वहां पर कोट कर सकते हो कि चाइना पूरे डेजर्ट को कन्वर्ट कर रहा है फॉरेस्ट में, है ना, शेल्टर बेड की हेल्प से। सो क्या हम इसको पॉसिबिलिज्म में डाल सकते हैं? क्यों नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं। अब चाइना के लोग देखो ना, चाइना, अब देखो डिटर्मिनिज्म से हमारी जर्नी जो पॉसिबिलिज्म की तरफ जा रही है, ये क्यों जा रही है? बिकॉज ह्यूमन इवॉल्व हो रहा है। आज से 500 साल पहले या फिर आज से 20 साल पहले भी चाइना ये नहीं सोच सकता था कि वो जो है डेजर्ट्स को, जो उसके पास पूरा टिबेटन डेजर्ट है, जो उसके पास तकला माकन डेजर्ट है, उसको हरे भरे जंगल में कन्वर्ट करे, नहीं सोच सकता था। क्यों? अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो टूल्स नहीं थे, वो कंपिटेंस नहीं थी। सो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिज्म का संबंध किससे है? सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट से, है ना। अब जब हम पॉसिबिलिज्म में जाएंगे तो पहले का पॉसिबिलिज्म, ये जो हम पढ़ रहे हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, जो कार्ल रिटर का हमने लिया, जो हमने हमबोल्ट का लिया, या फिर जो भी हमने लिया एंथ्रोपोसेंट्रिक जो डिटर्मिनिज्म लिया, ये क्या है? ये लीनियंट फॉर्म ऑफ पॉसिबिलिज्म ही तो है ना। अब स्टॉन्च फॉर्म ऑफ पॉसिबिलिज्म क्या होगा? वो यही होगा कि जहां डेजर्ट है वहां पर हम सतलुज कैनाल बना देंगे, और हम जो है थार डेजर्ट में गेहूं उगा देंगे। थार डेजर्ट में तो बाजरा भी बड़ी मुश्किल से उगला था। अब क्योंकि ह्यूमंस के पास इतना कैपिटल, इतना मनी, इतना कंपिटेंस आ गया कि उन्होंने कैनाल बना दिया, सतलुज का पूरा पानी वहां पर डाल दिया, और वहां पर क्या है? वहां पर अब गेहूं उगा रहे हैं। तो ये क्या है? इट इज द स्टॉन्च फॉर्म ऑफ डिटर्मिनिज्म। नाउ जब ऐसा डिटर्मिनिज्म आएगा, उसके तो रिएक्शंस होंगे। अब जब आपने क्या किया, सतलज का पानी डाइवर्ट कर दिया कहां? राजस्थान के लिए, उसके कारण सतलज क्या कर दी? सतलज ब्लॉक हो गई, सतलज में तो पानी नहीं रहा। अब आपने उस कैनाल को कंटिन्यू रखने के लिए सतलुज के ऊपर बड़े बड़े बांध बना दिए, इंबैंकमेंट कर दी। सतलुज में अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ आते आते हमारे पास पौंग कौन सा डैम है इधर, गोविंद सागर झील है, हरिके बैराज है, और भी ऊपर की तरफ आओ तो हमारे पास बहुत सारे कोल डैम है, बहुत सारे डैम है। अब विंटर में तो चलो ठीक है, समर में जब बारिश ज्यादा आती है तो हमें क्या करना पड़ता है? जबरन इनको खोलना पड़ता है। और इतना पानी जब नीचे जाएगा तो नीचे लोगों को क्या होगा? लॉस, डिवास्टेशन एंड ऑल। सो अब ये कहां पढ़ेंगे हम? ये पढ़ेंगे हम नियो डिटर्मिनिज्म में। सो नियो डिटर्मिनिज्म क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि वेन एवर यू ट्राई टू रिवर्स द कोर्स ऑफ नेचर, देयर विल बी कैटास्ट्रॉफिक आउटकम्स ऑलवेज। आज के दौर में हम न्यू डिटर्मिनिज्म के दौर में रह रहे हैं। अब अगर जैसे थार के, अब जैसे तिब्बत के प्लाटू में, सपोज करो तिब्बत के डेजर्ट में वो जंगल लगा रहे हैं, अब पता नहीं कौन सा सीड लेकर आएंगे, कौन सा स्पीशी लेकर आएंगे। आने वाले टाइम में हो गया उसका जो है ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया, वो इन्वेजिव हो गया। और इन्वेजिव जब हुआ तो चाइना तो क्या, उसने पूरी दुनिया की इकोलॉजी को बर्बाद कर दिया। हो सकता है ना। तो वहां कैटास्ट्रोफिज्म होगा, बिकॉज नेचर क्या डिमांड कर रहा है कि वो अगर डेजर्ट है उसको डेजर्ट रखो, उसके अकॉर्डिंग वहां पर आप जो कुछ कर सकते हो करो, बट सिर्फ वहां की जो नेचर है उसको मत डिस्टर्ब करो। यही है, इसी को इन्वायरमेंटलिज्म बोलेंगे। ठीक है जीवेश जी, चलो लिखो एक पॉइंट। मैन इज द डस्ट ऑफ द डस्ट, मैन इज द डस्ट ऑफ द डस्ट, मैन इज द डस्ट ऑफ द डस्ट ऑफ अर्थ। इसको भी कोट अनकोट कर सकते हैं आप, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगा सकते हैं। इन्वायरमेंट में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे एसेज आते हैं। तो इसमें लिखो, मैन इज कन्फ्रंटेड विद प्रॉब्लम्स, मैन इज कन्फ्रंटेड विद प्रॉब्लम्स and nature is the facilitator of solutions, facilitator of solution. Thus nature should always be worshipped, nature should always be worshipped। अब नेचर में मैन को भी इंक्लूड करना है। अब जैसे यहां पर देखो ना, एक व्यू मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये माउंटेन है यहां पर, और यहां पर ये प्लेन, ये मैदान, ये जो है समंदर है, और माउंटेन और समंदर के पास क्या होगा? ये ओशन है। यहां पर जो ह्यूमंस होंगे, इस कंडीशन में ये ह्यूमंस कौन होंगे? दे विल बी द फिशरमैन। और इन फिशरमैन का पर्पस कुछ और है, देयर चेस्ट विल बी स्ट्रॉन्गर, बिकॉज उनको क्या करना है? हॉल करना है, घुमाना है। और यहां पर जो मैन है वो दे विल बी द क्लाइंबर्स, शेरपास। वो क्लाइंबर्स होंगे, देयर थाइज विल बी स्ट्रॉन्गर।
सो नेचर ने आपको एक बहुत ही यूनिक फीचर फीचर आपके अंदर दी है, वो है एडेप्टेशंस, है ना। आप यहां के अकॉर्डिंग अडेप्ट हुए हो, क्यों? बिकॉज आपको सर्वाइवल किस पर है? फिशेस पर है। तो उनको पकड़ने के लिए जब आप बोर्ड्स को होल्ड करोगे, नेचुरली योर चेस्ट विल बी स्ट्रॉन्गर। वाइल यहां पर अगर आप पहाड़ों में डेली चल रहे हो, घर के लिए जाना है, कहां जाना है, तो योर थाइज विल बी स्ट्रॉन्गर। नाउ नेचर ने अगर आपको इतने सॉल्यूशंस दिए हैं, देन यू शुड नॉट गो अगेंस्ट द नेचर। समझ आ रहा है ना? तो नेचर को क्या है, आपके पास तो प्रॉब्लम है, यू हैव द प्रॉब्लम, यू कैन नॉट वॉक अलोंग द माउंटेन्स, आप इस स्लोप पर ऊपर नहीं जा सकते हो, बट नेचर ने आपको क्या बना दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको इक्विप कर दिया, आपकी थाइज को स्ट्रांग कर दिया। नाउ यहां पर आपके पास खाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ फिशेज है, तो नेचर ने आपको क्या बना दिया, इक्विप बना दिया, आपको क्या दे दिया, स्ट्रांग चेस्ट, और आपकी जो आर्म्स है वो कैसी है, स्ट्रांगर है। सो ये जो एडेप्टेशन है, ये देने वाला भी कौन है, नेचर है। नेचर हैज प्रोवाइडेड यू द सॉल्यूशन ऑफ योर वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम। देयरफॉर नेचर शुड ऑलवेज बी वर्शिप्ड एंड कंजर्व्ड, या फिर इसका जो है कंजर्वेशन होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास इसका एक स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट इज हटिंगटन। लास्ट अकाउंट इसका लिखो, हटिंगटन का। तो हटिंगटन भी एक अमेरिकन स्कॉलर ही है, इसका डिसाइपल है। हटिंगटन क्या बताता है कि क्लाइमेट फ्लक्चुएशन लीड्स टू, क्लाइमेट फ्लक्चुएशन, क्लाइमेट में जब भी फ्लक्चुएशन हुई है, फ्लक्चुएशन लीड्स टू, लीड्स टू पल्सेशन, पल्सेशन इन द हिस्ट्री। हिस्ट्री में जब कभी क्लाइमेट ने फ्लक्चुएशन की है, क्लाइमेट जब चेंज हुआ है, तब तब जो है हिस्ट्री में कुछ बड़े इवेंट हुए हैं, या तो मास एक्सटिंक्शन हुआ है, या फिर स्पीशी, कुछ और प्रकार की स्पीशी का एवोल्यूशन हुआ है। सो क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस लीड्स टू पल्सेशन इन द हिस्ट्री। ही प्रपोज, लिखो एक पॉइंट, सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट एंड देयर डिस्ट्रक्शन, प्रपोज्ड सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट and their destruction is, destruction is strongly, strongly regulated by environment and environment and climate, या फिर लिखो environment and nature। तो भी क्या बता रहा है कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों खत्म हुई, बिकॉज क्लाइमेट खत्म, चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हुआ। पहले उस रीजन में अच्छी बारिश होती थी, इस रीजन में अच्छी बारिश होती थी, इन लोगों का जो लाइफ स्टाइल था वो हाईली अर्बनाइज था, देवर द रिच पीपल्स, इनके ट्रेड्स बहुत अच्छे थे, किसके साथ, इधर जो ये मेसोपोटामिया है, मेलूहा है, ग्रीक्स, सॉरी, जो ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ इनके बड़े अच्छे ट्रेड संबंध थे। क्यों? बिकॉज इनके पास जो सॉइल थी वो इतनी फर्टाइल थी, इतनी फर्टाइल थी कि ये सरप्लस प्रोड्यूस करते थे। अब सरप्लस जब प्रोड्यूस करता है कोई, तो कंज्यूम करने के बाद जो उसके पास एक्स्ट्रा बचा उसको कहीं लेके जाकर बेचेगा, अगर बेचेगा तो उससे ट्रेड इवॉल्व होगा, ट्रेड इवॉल्व होगा तो यहां पर जो लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे, है ना। अब यहां पर ये जो लोग रिच हुए, ये क्यों हुए, बिकॉज यहां का क्लाइमेट अच्छा था, यहां बारिश होती थी, मॉनसून, मॉनसूनल रेनफॉल पहले इधर रिस्ट्रिक्टेड था, उसके बाद क्लाइमेट चेंज हुआ और मॉनसून का फ्लो इस साइड को होना शुरू हो गया, इस साइड को होना शुरू हुआ, और ये एरिया क्या बन गया, डेजर्ट बन गया। अब डेजर्ट जब बना तो सिविलाइजेशन क्या हो गया, कंप्लीटली खत्म हो गया। सो मॉनसून के शिफ्ट के कारण सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्शन। अब यहां पर क्या बता रहा है, सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट एंड देयर डिस्ट्रक्शन इज स्ट्रांगली रेगुलेटेड बाय द इन्वायरमेंट। आज की डेट में हम क्या थार डेजर्ट में रहना पसंद करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, बिकॉज वहां पर बारिश नहीं है। सो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एक कंक्लूजन लिखो, शॉर्ट, वी हैव ए शॉर्ट कंक्लूजन पूरे के पूरे डिस्कशन का, दैट इज डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिज्म advocates that physical physical environment, physical environment and its component
इंडिविजुअली एंड कोलेक्टिवली, इंडिविजुअली एंड कोलेक्टिवली, इंडिविजुअली एंड कोलेक्टिवली, इज सिविलाइजेशन पॉसिबल इन अंटार्कटिका? तो आप इस डिस्कशन के साथ बाद आप फिर आंसर निकालो खुद ही जरा, इफ सिविलाइजेशन इज पॉसिबल इन अंटार्कटिका और नॉट। नहीं ना, अंटार्कटिका में तो इन्वायरमेंट इज वेरी स्ट्रांग, है ना, इन्वायरमेंट स्ट्रांग है, डिटर्मिनिज्म है, डिटरमाइंड है, सो मैन कैन नॉट लिव देयर। अब हम जबरदस्ती वहां पर कुछ गंगोत्री एंड ऑल बना रहे हैं, रिसर्च स्टेशन बना रहे हैं, तो नहीं बनाना चाहिए, है ना। वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। कोलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली, क्या लिखा था मैंने? अफेक्ट द सोशल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, लिखो अफेक्ट द सोशल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। जीवेश जी, आपको क्या लगता है, इफ इट इज पॉसिबल दैट द सिविलाइजेशन कैन डेवलप इन अंटार्कटिका? होंगे ना, बताओ। नहीं, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म में चेंज होने वाला नहीं है। आप इस बार देखो, इस बार तो रिवर्सल हुआ है क्लाइमेट में। इस बार क्लाइमेट जो है ना, वो काफी टेम्परेचर का जो राइजिंग रेट था वो बहुत स्लो डाउन हो गया है। अभी जो अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, जो जिस रेट के साथ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो चीजों को सही करने के लिए हो रही है। कहीं ना कहीं हम लोग जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे उस रफ्तार को स्लो डाउन करने के लिए हो रही है। अदरवाइज जब ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी, क्लाइमेट भी नॉर्मल हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो ना आप? अब जैसे हम बता रहे हैं कि हमने जो है कुल्लू मनाली के लिए 50 टनल्स बना दी। अब उधर कितना ज्यादा कैटास्ट्रॉफे हो रहा है, क्यों हो रहा है? रिएक्शन आ गया नेचर की तरफ से। आने वाले टाइम में ये सारी टनल्स बंद हो जाएगी, और जब ये बंद होगी तब देन सिचुएशन विल बिकम नॉर्मल। अभी 2-3 टनल्स तो बंद हो भी गई है, हो गई ना, इधर पंडोह के पास नई टनल्स। अब क्योंकि नेचर ने हमारे सामने कठिनाई रखी थी, हमने अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार उसको क्या कर दिया, कैंसिल किया। अब ये कितने टाइम तक रहेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द नेचर, बिकॉज नेचर इज मोर स्ट्रोंगर। आज के फिलोसोफर इस बात को मानते हैं कि नेचर इज मोर स्ट्रोंगर, बट आज के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आज के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस बात से एग्री नहीं कर रहे। वो क्या बता रहे हैं कि नहीं, हमें तो करना है। क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज है, दे वांट टू जनरेट द वेल्थ। नाउ यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन है, किसके बीच में? नेचुरलिस्ट के बीच में और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में, या फिर पॉलिसी मेकर्स के बीच में। एक एक स्कूल ऑफ थॉट चाह रहा है एनी हाउ हमने वेल्थ जनरेट करना है। एक स्कूल ऑफ थॉट जा रहा है कि आप वेल्थ को जनरेट करो, सिर्फ उतना करो जितना नेचर अलाउज यू टू डू। अगर आप उससे ज्यादा करोगे तो फिर क्या होंगे? नेगेटिव रेपरकशन आएंगे। अभी हिमाचल या फिर उत्तराखंड या फिर किश्तवाड़ कौन से दौर में चल रहा है? हम चल रहे हैं नियो डिटर्मिनिज्म के दौर में, बिकॉज वी आर फेसिंग द रेपरकशन ऑफ दिस सो मच एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉल। अब अगर आप जाओगे दिल्ली में, वहां पर अभी लोगों को अफेक्ट नहीं हो रहा है, बट होगा। जिस स्केल का वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, जिस स्केल पर वहां पर सारी चीजें हो रही है, क्लाउड सीडलिंग वहां पर की जा रही है बारिश करने के लिए, ताकि जो वहां पर जो स्मोक है वो थोड़ा सा नीचे सेटल होना चाहिए। तो सॉल्यूशन तो प्रॉब्लम का ये है कि आप स्मोक को जनरेट ही ना करो। आपने सॉल्यूशन क्या ला लिया? आप क्लाउड सीडलिंग करके बारिश करवाएंगे और सारा का सारा स्मोक नीचे बैठाएंगे। आने वाले टाइम में क्या होगा? बीमारियां फैलनी शुरू जब होगी तो फिर खुद ब खुद पॉपुलेशन कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी, एंड सिचुएशन विल अगेन बिकम नॉर्मल। अब ये कैटास्ट्रॉफी ये हमारे लिए है, नेचर के लिए तो ये कोरेक्टिव मेजर्स है। अगर हम बोल रहे हैं कि नुकसान होगा, नुकसान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ह्यूमंस का लॉस होगा। बट अगर हम ह्यूमन को एक नेचर का पार्ट मात्र माने, तो जो दूसरे कंपोनेंट है नेचर में, चाहे वो एनिमल है, वाइल्ड लाइफ है, जंगल्स है, उनका तो फायदा हो रहा है। सो नेचर के लिए तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का कोरेक्टिव मेजर्स है। हमारे लिए कैटास्ट्रॉफी है बिकॉज वी आर द ह्यूमंस। हमारे लिए जो नेगेटिव होगा हम उसको नुकसान मानेंगे। समझ आ गया? तो ये है, क्रिटिसिज्म लिखो इसमें। जीवेश जी, वही हम बात कर रहे हैं ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुड ऑलवेज बी इन सिंक्रोनाइजेशन विद द नेचर। दैट इज व्हाट इज प्रमोटेड बाय द न्यो डिटर्मिनिस्ट, है ना। तो जीवेश जी का पॉइंट है कि सर, इफ साइंस एंड टेक कॉन्ट्रीब्यूट्स, वही तो हम बोल रहे हैं
कि हमारी कैपेबिलिटी जो बड़ी है इतना कुछ एक्सप्लॉइट करने की, वो कब बड़ी है? जब हमारे पास एसएनटी आया है। नाउ इस एसएनटी के हेल्प से ही तो हम सब करें। हम तो चांद पर जाने की भी सोच रहे हैं, अंटार्कटिका तो यहीं पर है। हम तो मार्स पर जाने की सोच रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एसएनटी है ना, आने वाले टाइम में इसके रेपरकशंस तो होंगे ही होंगे। आपको क्या लगता है, इज इट पॉसिबल दैट कि हम चांद को इनहेबिटेट कर पाएंगे? कभी नहीं ये पॉसिबल हो पाएगा। नेवर, बिकॉज दैट प्लेनेट इज नॉट हैबिटेबल, या फिर दैट सेटेलाइट इज नॉट हैबिटेबल। वहां पर जीने की सुविधा है ही नहीं। अब अगर ऐसा है कि हम जो है हजारों डॉलर देकर वहां पर पहुंचे, तो फिर वो तो एक आधा आदमी कर सकता है, और वहां जाकर वो करेगा भी क्या? क्योंकि रहना क्या है, रहना तो सोसाइटी में है ना। हैबिटेबल जगह तो वो होती है जहां पर कल्चर सिविलाइजेशन पाई जाती है। अब चांद पर अकेला रहकर क्या करेगा, या फिर अपनी फैमिली लेकर क्या करेगा? कितना ही पैसा होगा, खत्म होकर तो वापस आना पड़ेगा, है ना। बैरियर है ना बीच में। अब हम भले ही, अब जापान वाले सोच रहे हैं कि हम यहां से एक लिफ्ट लगाएंगे, केबल लिफ्ट लगाएंगे सीधा मून्स के लिए, और उसमें जो है फिर लिफ्ट के थ्रू मास मूवमेंट को पॉसिबल करेंगे। बट ये आज के दौर में हमें एक सिर्फ क्या लगता है, पॉसिबिलिटी लगता है। या तो फिर वो रामायण महाभारत वाले दौर में जाना पड़ेगा कि आंख बंद हुई, नारायण नारायण, कहीं और जगह पर पहुंच, वो हो सकता है। बट प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हमारी, अब देखो कुछ लिमिटेशंस का कुछ कह भी नहीं सकते हैं। मैं थोड़ी ना हूं नियो डिटर्मिनिस्ट, ना ही मैं डिटर्मिनिस्ट हूं, ना ही मैं पॉसिबिलिस्ट हूं। मैं अपने लेवल पर यह बताता हूं, मेरा व्यू ये बोलता है कि कहीं ना कहीं पर चीजें रुक जाएगी। अब आज अगर हम देखें कि जो हमारे पास अमेरिकाज है वो यहाँ से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर है, और हम यहाँ पर बैठे हैं और सब लाइव देख रहे हैं। ये भी तो कहीं ना कहीं हमने जो एक बैरियर हमारे पास था डिस्टेंस का, उसको हमने कैंसिल कर दिया है। अब चंद्रयान का हम लाइव कास्ट देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं है तो हमारा क्या है, एक तरह का पॉसिबिलिज्म है। बट ये कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा? कभी ना कभी तो इसका रेपरकशन आएगा। और जो रेपरकशन वाली बात है उसी को क्या बोलते हैं हम, नियो डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। हम लोग तो फेस कर रहे हैं, बाकी लोग जिनके पास रिसोर्सेज है वो आने वाले टाइम में फेस करेंगे, है ना। एक पॉइंट लिखो यहां पर, हमारे पास कुछ क्रिटिसिज्म लिखो इसके। सो वी हैव सम क्रिटिसिज्म आल्सो। सो सेम इन्वायरमेंट कैन प्रोड्यूस डिफरेंट डिफरेंट सोशल रिस्पॉन्सेस, डिफरेंट सोशल रिस्पॉन्सेस। एग्जाम्पल इसका लिखेंगे। अब यहां पर हम देखो, हमारे पास यहां पर मेडिटेरेनियन लाइफस्टाइल है, कल्चर है इस एरिया में। इस एरिया में हमारे पास यहां पर ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्या होता है हम पढ़ेंगे बाद में। यहां पर जो है ड्राई समर्स है, और यहां पर हमारे पास वेट विंटर है। विंटर यहां पर गीली है, और गर्मियों में यहां बारिश नहीं होती है। इस कारण यहां पर बहुत सारा क्या ग्रो होता है, सिट्रस फ्रूट, विटिकल्चर, शराब से रिलेटेड इंडस्ट्रीज यहां पर जाती है। यहाँ के जो ज्यादा लोग हैं वो क्या है, वाइन यार्ड्स यहाँ पर लोकेटेड, यहाँ का लाइफस्टाइल ही ऐसा है। बट अगर हम यहां पर देखें साउथ अफ्रीका में, यहां पर भी सेम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, बट यहां का लाइफस्टाइल कुछ और है। सो सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस कैन प्रोड्यूस डिफरेंट सोशल इंटरेक्शंस। समझ आ गया? एग्जांपल लिखो यहां पर। मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस एंड रोम, Mediterranean civilization of Greece and Rome could not develop in South Africa, could not develop in South Africa in same climate। एक पॉइंट और लिखेंगे, culture of Thar desert is quite, culture of Thar desert is quite different than, different from Saudi Arabia and Sahara desert। एक पॉइंट और लिखो, क्रिटिसिज्म में ये भी आ सकता है, staunch determinist, staunch determinist has rejected
द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन ह्यूमन कैपेबिलिटीज। यहां पर एग्जाम्पल 10 डाल सकते हो आप। आज की डेट में हमारे चारों तरफ सब हो रहा है। आप चाइना वाला एग्जाम्पल डाल सकते हो, डेजर्ट में हमने जंगल लगा दिया। इंडिया के कंटेक्स्ट में आंसर लिख रहे हो तो फिर थार डेजर्ट में सतलज का पानी पहुंचा दिया, है ना। बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल आ सकते हैं। हम चांद पर चले गए हैं। सो इन द इन द इन द पीरियड ऑफ दिस मच मॉडर्न, क्या बोलेंगे, इन द पीरियड ऑफ दिस मच इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वी शुड रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ ह्यूमंस। बट ये जो स्टॉन्च डिटर्मिनिस्ट थे, ये ह्यूमन को स्लेव बनाने पर तुले हुए हैं। कहीं ना कहीं गलत है ना। सो ये हमारे पास क्या था, कुछ एक पॉइंट्स है। इसके बाद हम करेंगे जी हमारा नेक्स्ट जो है व्यू, दैट इज योर पॉसिबिलिज्म। अब पॉसिबिलिज्म क्या बताएगा, इसका उल्टा सब कुछ। नाउ देखो, यहां जो पॉसिबिलिज्म है वो ह्यूमन सेंट्रिक व्यू देता है। प्रपोज द ह्यूमन सेंट्रिक व्यू, ह्यूमन सेंट्रिक व्यू, है ना। सो ये नहीं मानता है कि मैन इज द स्लेव, है ना। बट ये क्या बता रहे हैं, मैन हैज द कैपेबिलिटी टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज और द नेचर अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। बट देखो, याद क्या रखना है आपने, लूसियन, हमारे पास एक पर्सन है लूसियन फेब्राई। VRE, he was the person in 1922 who coined the term पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म का जो टर्म है वो इसने दिया है, पॉसिबिलिज्म। उसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिज्म है क्या, कंसीडर्ड कंसीडर्ड मैन द मास्टर, मैन मास्टर है, एंड नेचर इज द स्लेव। उसने इतनी बड़ी बात बोल दी, नेचर इज द स्लेव, है ना। मैन कैन एक्सप्लॉइट, मैन कैन एक्सप्लॉइट नेचर एंड its resources according to his needs। जरूरत के हिसाब से मैन अपने रिसोर्सेज को, इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को क्या कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है। समझ आ गया। सो दिस वॉज व्हाट इज देयर इज द पॉसिबिलिज्म। लूसियन फेब्रवे 1922 में इन्होंने कॉइन द टर्म पॉसिबिलिज्म, एंड उन्होंने एक स्टॉन्च पॉसिबिलिज्म दिया। ही वॉज द प्रपोनेंट ऑफ व्हाट, स्टॉन्च पॉसिबिलिज्म, जहां पर मैन सब कुछ कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार करेगा। ही विल नॉट रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज डिटरमाइंड बाय द नेचर, ठीक है। बट इसका हमारे पास एक छोटा सा व्यू लिखो यहां पर। दिस व्यू कंसिडर्स दिस व्यू कंसिडर्स मैन एज सिग्निफिकेंट एलिमेंट। दिस व्यू कंसिडर्स दिस व्यू कंसिडर्स थैंक यू जी, जीवेश जी, मुझे तो हंसी आ गई। सर यू लुक लाइक ए मोहनलाल श्रीनाथम एक्टर। सच में लगता हूँ मैं ऐसा। जीवेश जी बता रहे हैं, थैंक यू जी। मोहनलाल जो ये मलयालम एक्टर्स हैं, नहीं, मोहनलाल लिखो एक पॉइंट। है ना, यहाँ पर लिखो। सो कंसिडर्स मैन एज ए सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन environment एंड नेचर इज न्यूट्रल। यहां पर क्या बता रहे हैं, मैन इज द सिग्निफिकेंट एक्टर्स, सॉरी, मैन क्या है, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। मैन इज द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, कौन, मैन। और जो नेचर है, नेचर कैसा है, नेचर इज न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है, कौन, नेचर। नाउ अब देखो, मैन के पास कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं। मैन हैज सम टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, है ना, टेक्नोलॉजीज है।
और या फिर नॉलेज है, मॉन आदमी के पास ये सब कुछ है, और इसकी हेल्प से मैन कैन यूटिलाइज दिस नेचर अकॉर्डिंग टू हिज नीड। अगर उसके पास ये नॉलेज नहीं है, तब पॉसिबिलिज्म अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ तब होगा जब मैन हैव सम नॉलेज, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। अब इसने एक तरह का, अगर आप देखोगे हमारे पास यहां इंडिया में, आप इसको अप्लाई कर सकते हो कि इंडिया में हमारे पास यहां आसाम में दो तरह का टोपोग्राफी है। एक तो नीचे वाला टोपोग्राफी है, आसाम प्लेन्स, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाओगे तो आसाम की हिल्स भी है। और अगर आप यहां पर कल्चर देखोगे, कल्चर इज मोर और लेस सेम। तो टू डिफरेंट कल्चर कैन हैव द टू डिफरेंट फिजिकल सेटिंग और नेचुरल इन्वायरमेंट कैन प्रोड्यूस सिमिलर कल्चर। वाई? बिकॉज जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो किस पर डिपेंड करते हैं? टूल, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। सो यहां पर नेचुरल सेटिंग कैसी है? आसाम में हमारे पास दो तरह के दो तरह के कंपोनेंट हैं। एक तो प्लेन एरिया है, दूसरा माउंटेनस एरिया है या फिर हिली एरिया है। बट जो लाइफस्टाइल है लोगों का, वो कैसा है? सेम ही है। क्यों? बिकॉज दे हैव द नॉलेज, टूल्स, टेक्नोलॉजीज, जिसकी हेल्प से उन्होंने ये जो हिल्स की जो कठिनाइयां थी उनको क्या कर दिया है? कैंसल आउट कर दिया। समझ आ गया? वन पॉइंट लिखो, मैन विद हिज नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजीज, मैन विद मैन विद his knowledge, skill, and technologies is capable to reshape the surrounding. Is capable to reshape the surrounding. तो लिखो एग्जाम्पल, छोटा सा केस स्टडी लिखो आसाम का। यहां पर एक मैल्यू का कंसेप्ट आएगा। अब देखो, हमारे पास एक आता है, वी हैव दिस कल्चरल वैल्यू। ये कल्चरल वैल्यू क्या होता है? दिस इज द ज्योग्राफिकल एरिया विद सिमिलर टाइप ऑफ कल्चर। ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है। अब ये ज्योग्राफिकल एरिया अलग अलग टाइप का हो सकता है, कहीं पर प्लेन हो, कहीं पर माउंटेन हो, कहीं पर कुछ भी हो सकता है। बट इसमें एक जगह ऐसी है, ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पर कल्चर कैसा है? एक जैसा है। तो इस ज्योग्राफिकल एरिया को बोलते हैं हम मिलियू। और ज्योग्राफी में दिस मिलियू इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एंड पावरफुल देन द फिजिकल नेचर। ठीक है, समझ आया? एक छोटा सा पॉइंट यहां पर लिखेंगे हम, स्मॉल पॉइंट। वी हैव, लिखो इन आसाम, ऐसे लिखो, इन आसाम, इन आसाम, इन आसाम लिखो, इन आसाम, आसाम प्लेन एंड द सराउंडिंग हिल्स, आसाम प्लेन्स एंड द सराउंडिंग हिल्स हैव सेम हैव सेम culture, have same culture. Therefore, ऐसे लिखो, सेम कल्चर ड्यू टू application of application of knowledge, due to application of knowledge. Therefore, due to application of knowledge, therefore, the concept of milieu, therefore, the concept of milieu has evolved, which is a cultural region, which is a cultural region and is more significant than the natural region. क्या लिखो? Which is a cultural region and is more significant than the physical region, more significant than the physical regions. So आसाम में जो आसमी कल्चर है, जो आसमी कल्चर है, जो हिल्स में भी है और जो प्लेन्स में भी है, उस आसमी कल्चर को ने एक मिलियू बनाया है। और ये जो मिलियू है, ये एक कल्चरल रीजन है जो यहां पर है, दैट इंक्लूड बोथ हिल्स एंड प्लेन्स। और ज्योग्राफी शुड ऑलवेज स्टिक टू दिस मिलियू, ऐसा भी हम एक व्यू रख सकते हैं, है ना? ये जो मिलियू यहां पर है, ये जो कल्चरल रीजन यहां पर है, इट इज मोर सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल देन द व्हाट? फिजिकल रीजन्स। अब फिजिकल रीजन्स ने तो जो मर्जी कठिनाइयां हमारे सामने रखी है, बट स्टिल विद द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, हमने उन कठिनाइयों को क्या कर दिया? कैंसल आउट कर दिया है, और हमने उस जगह को अपने अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक है, अब हिस्ट्री में हम थोड़ा सा लिखेंगे।
हिस्ट्री में कौन कौन है, एवोल्यूशन कैसे होता है, हाउ द एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म। सो इसमें भी आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले ग्रीक आएगा। ग्रीक में वी हैव द प्लाटो, 4th century BC। प्लाटो 4th century BC, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने मैन को एक्टिव एजेंट घोषित किया था, है ना। ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर, फर्स्ट ग्रीक स्कॉलर है ये, एरिस्टोटल से पहले था ये, ग्रीक स्कॉलर टू कंसिडर मैन एज व्हाट, पैसिव और एक्टिव एजेंट, वेरी गुड, एक्टिव एजेंट, एक्टिव एजेंट इन नेचर। एक व्यू ये है। उसके बाद आ जाइए क्लासिकल टाइम में। ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड, ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड वेरेनियस एंड इमैनुअल कांत, यहां पर हमारे पास कौन है, इमैनुअल कांत, वेरेनियस एंड इमैनुअल कांत, कहां पर, समवेयर 1650 के आसपास। वेरेनियस एंड इमैनुअल कांत हैज कंसीडर्ड, हैज कंसीडर्ड men as, has considered men as integral part किसका, ऑफ इन्वायरमेंट। अब हम यहां पर ये नहीं लिखेंगे कि दे हैव असाइंड मैन ए फंक्शनल रोल इन इन्वायरमेंट, बिकॉज हमने ऑलरेडी किया है, कहां पर, जब हम डिटर्मिनिज्म कर रहे हैं। समझ आ गया। सो वेरेनियस एंड इमैनुअल कांत ने मैन को एज इंटीग्रल पार्ट बनाया है, किसका, नेचर का। और उसके बाद एक पॉइंट और लिखो, देखो, हमबोल्ट एंड रिटर, हमबोल्ट एंड रिटर in his ecological determinism, in their ecological determinism, have shown the, have shown the core relation between nature and man, have shown the core relation between nature and man। कौन है ये, they are the Humboldt and Ritter। इन दोनों ने भी बताया है कि man and nature both are integral, nature without man is what, मीनिंगलेस, यही बताया। मैन का भी एक रोल है, टेलियोलॉजिस्ट वहां पर वो लोग थे, एक एनर्जी है दैट पासिस थ्रू, सब कहानियां हैं। यहां पर हम उसको नहीं लिखेंगे, अदरवाइज बहुत बड़ा बन जाएगा, है ना, ऑलरेडी हमने किया है। अब इन सब ने किसको प्रभावित किया, वाइडल डी लाब्लाच को, है ना। तो हमारे पास लास्ट में फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म कौन आता है, वी हैव द विडाल डी लाब्लाच। और ये जो थे पर्सन थे, ही वॉज द फ्रेंच स्कॉलर, Vidal de Lablache was a French scholar। फ्रेंच स्कॉलर है ये। इनका व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज द फादर ऑफ डिटर्मिनिज्म, ही इज द फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म, ही इज द फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म, कंसिडर द फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म। नाउ इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी पर इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, उसमें इन्होंने पॉसिबिलिज्म के बारे में काफी कुछ लिखा है। नाउ विडाल डी लाब्लाच, फ्रेंच स्कॉलर, 1875 के आसपास, कार्ल रिटर के बाद बेसिकली इनका थॉट आता है ज्योग्राफी में। तो इन्होंने क्या लिखा है, लिखो जरा, ह्यूमन ज्योग्राफी। मैन इज नॉट जस्ट द इंटीग्रल पार्ट, पॉसिबिलिज्म को डिफाइन इन्होंने किया है, मैन इज नॉट जस्ट द इंटीग्रल पार्ट, मैन इज नॉट जस्ट द इंटीग्रल पार्ट,
of nature, but possess knowledge and decision making faculty. Knowledge and decision making faculty. नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग फैकल्टी है मैन के पास. possess knowledge and decision making faculty to explore nature and modified to explore nature and modify it according to his need and modify it according to his need. छोटी सी लाइन लिखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट. He considered nature as neutral and offer man resources as लिखो, and man selectively uses the resources according to the level of their civilizational development. अब इस बात में देखो कितना सब्सटेंस है. उन्होंने एक्सट्रीमली ऐसा भी नहीं बोला है कि नेचर ही सब कुछ है ना. उन्होंने नेचर को रिस्पेक्ट किया है. नेचर इज नॉट अ कोर्सिव पावर, है ना. नेचर इज अ बाउंटीफुल, नेचर इज अ बेनेवलेंट थिंग. नेचर ने मैन को क्या दिया है? नेचर ने, या फिर जो हमारी फिजिकल सराउंडिंग है, उन्होंने मैन को क्या दिए हैं? कुछ रिसोर्सेज दिए हैं. नाउ ह्यूमन इन रिसोर्सेज को यूज कर सकता है. ह्यूमन इन रिसोर्सेज को क्या करेगा? यूज करेगा. बट कितना यूज करेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द लेवल ऑफ सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट. अब जैसे एग्जाम्पल, अब जैसे क्रूड ऑयल है. क्रूड ऑयल वॉज ऑलवेज देयर. क्रूड ऑयल तो हमेशा से वहां पर था. कहां पर? जो ये इराक, ईरान, यहां पर क्रूड ऑयल के भंडार हमेशा से थे, है ना. कोयले के भंडार हमेशा से थे. बट उन लोगों के लिए तो ये काला तेल था जो किसी काम का नहीं था. कब? लगभग लगभग 2500 साल पहले, 2500 ईयर बैक, जब यहां पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, अरेबियन सिविलाइजेशन थी, या फिर इंडिया में इंडस सिविलाइजेशन थी. इन लोगों के लिए इस क्रूड ऑयल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी. व्हाई? बिकॉज हमारी सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट अभी इतनी ज्यादा एडवांस्ड नहीं थी कि हम इस क्रूड ऑयल को यूटिलाइज कर सके. सो इट वॉज ऑलवेज देयर. बट प्रेजेंटली हमारे पास क्रूड ऑयल के भंडार है, हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज हमारी सिविलाइजेशनल एडवांसमेंट हो गई. आज की डेट में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ये क्रूड ऑयल है, एज ए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. वैसे ही सोलर एनर्जी वॉज ऑलवेज देयर. सुबह से शाम तक धूप लगी होती है, बट हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास सोलर पैनल का टेक्नोलॉजी नहीं था. हम नहीं जानते थे कि इसको कैसे हार्नेस किया जाए. समझ आ गया? तो nature is normally neutral and nature offers lot of resources to men, but man will utilize these resources accordingly. But the utilization or exploration will be dependent on the civilizational development. समझ आ गया? अब जिस आदमी को हीरे की पहचान ही नहीं होगी, उसके सामने उसको चाहे उसको खजाने में बिठा दो, उसको क्या मतलब है उस चीज से? कुछ नहीं. बिकॉज यू डू नॉट नो कि उस हीरे से करना क्या है. अब जिसको पता होगा कि इससे जो है हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वेल्थ जनरेट किया जा सकता है, तो वो तो उसको लेगा. समझ आ गया? नाउ वन मोर पॉइंट आप यहां पर लिखो कि ये हमारे पास क्या बताता है कि नेचर इज नॉट ए कोर्सिव पावर. नेचर इज नॉट ए कोर्सिव पावर, बट इज बाउंटीफुल. बाउंटीफुल का मतलब होता है कि नेचर के पास बहुत कुछ है. बाउंटीफुल, हमारे लिए सब कुछ नेचर के पास है, बट इज बाउंटीफुल एंड बेनेवलेंट एंड बेनेवलेंट एंड बेनेवलेंट
बिनेवलेंट, ठीक है। नेचर इज नॉट कोर्सिव बट बाउंटीफुल एंड बिनेवलेंट, ठीक है, क्योंकि नेचर हमें क्या करता है, हमें पालने का काम नेचर ही कर रहा है। तो उसने बहुत अच्छी बातें की है। उसने उसने बेसिकली डिटर्मिनिज्म को बहुत ज्यादा रिजेक्ट भी नहीं किया है। उसने मैन को बहुत ज्यादा भगवान भी नहीं बनाया, उसने एक बैलेंस बनाया कि देखो भाई है तो है, हाँ हम इसको क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा अपने विवेक के अनुसार जो रिसोर्सेज है उनको यूज कर सकते हैं। सर अगर डिटर्मिनिज्म पॉसिबिलिज्म के कंपैरिजन का क्वेश्चन आए और पूछे कि आउट ऑफ दीज टू विच वन विल डोमिनेट, व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी द नियो डिटर्मिनिज्म। इन दोनों में से द बेटर वन इज योर पॉसिबिलिज्म, बेटर वन इज योर पॉसिबिलिज्म। व्हाई? बिकॉज डिटर्मिनिज्म से में तो फिर हम जो है खाना पीना भी छोड़ दें, तब तो नेचर ही हमें पालेगा। हम अगर जो है अपने खान पान हम कर रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो कब कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार करेंगे। नेचर नहीं हमें इन सारी की सारी चीजों, नेचर हैज प्रोवाइडेड अस सम लिमिट्स। ये एरिया है भाई, इसके अंदर आप परफॉर्म करो। अब ये परफॉर्मेंस वेरी कर सकती है, कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, दे आर लिविंग अ बेटर लाइफ, कुछ नहीं करेंगे दे आर पुअर। अब हम ऐसे बोले कि गरीब आदमी गरीब इसलिए रह गया कि नेचर ने उसको गरीब बनाया, तो गलत बात हो गई, है ना। वो गरीब क्यों रहा? बिकॉज उसने काम ही नहीं किया। और जो अमीर बन गया वो अमीर क्यों बना? बिकॉज उसके पास पोटेंशियल था, उसके पास नॉलेज थी। तो अगर डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म हो, बिकॉज हम एक ह्यूमन है, हमारे अंदर पोटेंशियल है, देन पॉसिबिलिज्म इज ऑलवेज बेटर देन द डिटर्मिनिज्म। बट अब पॉसिबिलिज्म भी एक्सट्रीम दिशा की तरफ जा रहा है, तो देन द नेक्स्ट वन विल कम विथ व्हाट इज दैट, दैट इज योर नियो डिटर्मिनिज्म, है ना। नियो डिटर्मिनिज्म पर लिखेंगे, इसका कंक्लूजन आप खुद लिखें, व्हाट विल बी द कंक्लूजन। या फिर इसका जो आपके पास एक तरह का क्रिटिसिज्म है वो आपने खुद लिखना है ना। क्रिटिसाइज क्या करोगे कि आप यही बोलोगे कि नेचर को बिल्कुल कैंसल आउट करने की कोशिश की जा रही है, मैन को पावरफुल बनाने की कोशिश की जा रही है ना। तो ये सारी चीजें आप यहां पर लिख सकते हो 1 2 3 करके। बट यहां पर आपके पास जो दूसरा है वो है नियो डिटर्मिनिज्म। मैं क्यों नहीं लिखा रहा हूं? क्योंकि इसका जो क्रिटिसिज्म है वो कहां पर आएगा, वो आएगा नियो डिटर्मिनिज्म में, वो आएगा नियो डिटर्मिनिज्म में। नाउ नियो डिटर्मिनिज्म वाले क्या बताते हैं, है ना। इसमें जो मेन स्कॉलर है ही इज ग्रिफिथ टेलर, ऑस्ट्रेलिया, ग्रिफिथ टेलर, ऑस्ट्रेलिया, 1915। ग्रिफिथ टेलर। अब देखो इसने क्या बताया, इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोला जाता है, ऑल्सो स्टॉप स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है, इसको इन्होंने किसके साथ रिलेट किया, ही रिलेटेड इट विद व्हाट, ट्रैफिक लाइट। किसके साथ रिलेट किया है? ट्रैफिक लाइट के साथ रिलेट किया है। अर्बन एरिया में जो ट्रैफिक लाइट्स होती है वहां पर इन्होंने क्या बताया, देखो बहुत ही अच्छी एक एनालॉजी है। इन्होंने क्या बताया है कि जो मैन है वो एक ट्रैफिक रेगुलेटर है। वो क्या है? ट्रैफिक रेगुलेटर है। और जो ट्रैफिक है वो क्या है? वो नेचर्स लॉ है। मतलब ट्रैफिक क्या है? नेचर्स लॉ है। अब आप किसी सिग्नल पर बैठे हो और इस सिग्नल से यहां से ट्रैफिक आ रहा है, आप थोड़ी देर के लिए इस ट्रैफिक को क्या कर सकते हो? स्टॉप कर सकते हो। यू कैन स्टॉप दिस, और यू कैन स्लो डाउन दिस, और यू कैन स्लाइटली मॉडिफाई दिस, थोड़ा देर के लिए। बट आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस ट्रैफिक बिकॉज दिस ट्रैफिक इज वॉट, नेचर्स लॉ। Now you are here as a traffic master with all the equipments, essential equipments आपके पास है, टेक्नोलॉजीज आपके पास है। Now आप क्या कर सकते हो? ये जो ट्रैफिक आ रहा है, फॉर बेटर मैनेजमेंट यू कैन ओनली स्टॉप दिस फॉर ए वाइल और स्लो दिस डाउन, थोड़ी देर के लिए। बट यू कैन नॉट चेंज द कोर्स, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू। देयरफॉर यहां पर ये क्या बता रहा है कि जो नेचर है वो भी इस ट्रैफिक की तरह है, वो भी एक तरह का नेचुरल लॉ है, वो भी एक प्रकृति है, उसमें भी कुछ चीजें हैं, कुछ गाइडलाइंस है, कुछ लिमिट्स हैं। उन लिमिट्स के अंदर आप क्या कर सकते हो? बहुत कुछ कर सकते हो। बट योर एक्टिविटी विल बी सब्जेक्टेड टू सम एक्सट्रीम लिमिट्स।
उससे बाहर अगर आप जाओगे, इफ यू ट्राई टू चेंज और रिवर्स दिस ट्रैफिक फ्लो, देन देयर विल बी सम कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स। समझ आ गया? तो वो जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होंगे वो क्यों होंगे? वो होंगे नॉर्मल कंडीशंस को वापस लाने में, रिवर्स करने में। सो इसको क्या बताया गया? इट इज बेसिकली, अब इसमें दोनों की कंपिटेंसीज को हमने रिस्पेक्ट किया है। हमने यहां पर मैन को भी रिस्पेक्ट किया है, हमने यहां पर नेचर को भी पावरफुल किया है। तो इसका मतलब क्या है? ये पॉसिबिलिज्म और ये डिटर्मिनिज्म दोनों का एक तरह का क्या है? रिकॉन्सिलिएटरी फिलॉसफी है, दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह है, जो ना तो मैन को बहुत पावरफुल करती है, जो ना तो नेचर को बहुत पावरफुल करती है। दोनों को क्या है? दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशन है कि बोथ विल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ ईच अदर, एंड दिस इन दिस रिलेशन दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। समझ आ गया? एक छोटा सा पॉइंट में इसको हम लिखेंगे, ग्रिफिथ टेलर्स ने ये दिया है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे बीच में कौन कौन है? दीपांश बगोरिया जी, जीवेश जी, तनुजा दाऊगिरी जी, विदुषी जी, सभी को क्लियर हो रहा है जी? लिख सकते हो खुद इसको? कर सकते हो कोशिश खुद से? हाउ द न्यू डिटर्मिनिज्म इज द डिमांड ऑफ प्रेजेंट टाइम। लिख सकते हो? कोशिश करना जरा, फिर मुझे चेक करवाना है ना। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए फ्रेम कर रहा हूं। हाउ दी हाउ या लिखो, व्हाट इज नियो डिटर्मिनिज्म निज्म, हाउ लॉन्ग according to you, according to you, it is essential, essential, essential for for present time, present time to follow the present time, follow the ideas of ideas of neo-determinism, neo-determinism। क्या बनाया? what is neo determinism? How long according to you it is essential for present time to follow the ideas of neo determinism? ये आपने लिखना है। कितने वर्ड्स में लिखोगे आप इसको? 200 250 वर्ड्स में लिखो। शॉर्ट नोट की कैटेगरी आती है। आपको पता है कि आपके ऑप्शनल पेपर में जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो कैसा है कि आपके पास जो है शॉर्ट नोट भी आते हैं, है ना। वो होते हैं आपके पास कितने? 5 5 मार्क के, 5 × 4 20 नंबर। और ये आपने लिखने होते हैं कितने? 200 से 250 वर्ड्स में, ठीक है। और 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये हो गया पूरा का पूरा जिसमें सब क्वेश्चन है, और 4 क्वेश्चन आपके पास क्या होंगे? लॉन्ग होंगे। अब उस लॉन्ग में पैटर्न ऐसा भी आ सकता है कि 10 10 नंबर के 2 पार्ट होंगे उस क्वेश्चन में, या फिर एक ही क्वेश्चन होगा कितने नंबर का? 20 नंबर का। और इनको आपने कितने वर्ड्स में लिखना है? 400 से 500 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। और इसको आपने कितने वर्ड्स में लिखना है? 250 वर्ड्स में। अब इसका थीम क्या है? व्हाट इज नियो डिटर्मिनिज्म? वेरी सिंपल क्वेश्चन। नियो डिटर्मिनिज्म क्या है, किसने दिया, आपको पता है। नाउ, हाउ लॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू इट इज एसेंशियल फॉर प्रेजेंट टाइम टू फॉलो द आइडिया और प्रिंसिपल ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म? अब इसमें आप कितना कुछ नहीं लिख सकते हो, यू कैन राइट एवरीथिंग। आप लिख सकते हो कि दिल्ली इज फेसिंग सेवियर पॉल्यूशन, व्हाई? बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। हिमाचल प्रदेश and Uttarakhand have become the central nucleus of the disaster. Why? Because of the excessive infrastructure expansions, है ना। अर्थ इज क्या बोलेंगे, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ऑल द कंपोनेंट ऑफ द प्लेनेट अर्थ आर नेगेटिवली अफेक्टेड। व्हाई? बिकॉज ऑफ सम थिंग्स जो ह्यूमंस ने जो बैड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया है लॉन्ग टाइम में। देयरफॉर इट इज आइडियल टाइम फॉर प्रेजेंट, ideal time to reverse the wrong doings through this neo determinisms, है ना। नियो डिटर्मिनिज्म क्या बता रहा है? 1 2 3 4 प्रिंसिपल्स आप लिख लो, है ना। ये आपने खुद लिखना है, फिर मुझे दिखाना है। अगर आप नहीं लिख पाए तो हम कल इसको डिक्टेट करेंगे, आज इतना ही। आपको मैसेज आ जाएगा, शायद कल नहीं होगी,
ठीक है। हाँ जी। जितने मैंने आपको करवाए ना, वो तो सारे ही कर लेना, क्योंकि मैंने भी फिल्टर किए हैं। वैसे तो बहुत है ना। बट देखो ना, अच्छे आंसर राइटिंग करने के लिए ना आपको इतने तो लिखने पड़ेंगे। और ये स्कॉलर याद करने कठिन नहीं है, क्योंकि आगे भी ये आते रहेंगे अभी, अलग अलग जगह पर, है ना। इसलिए ऐसा नहीं कि आपने सोचना है कि ज़्यादा स्कॉलर से, नहीं, वैसे तो बहुत है। बट हमने लिमिट किए हैं, और ये वो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ज्योग्राफी में अलग अलग डायमेंशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो आगे भी आते रहेंगे, है ना। तो ये तो आप जरूरी रखो। ठीक है जी। थैंक यू जी। जीवेश जी, तनुजा जी, आप कहाँ से हैं सब लोग, थोड़ा सा बताओ। ऑनलाइन क्लास तो पता नहीं कौन कौन सी जगह से होती है। जीवेश जी सोलन से हैं। मैं रोहड़ू से हूँ, रोहड़ू से। तनुजा जी फ्रॉम कुल्लू, कुल्लू कौन सी जगह से। देहरा गोपीपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, दिवांशी, दीपांशी, प्रॉपर कुल्लू से। ओके जी, हमारे बीच में भी कुल्लू से है दो तीन स्टूडेंट्स यहाँ ऑफलाइन। ठीक है, थैंक यू। आप सभी आंसर लिखो और चेक करवाओ। धीरे धीरे हम कोर ज्योग्राफी में जाने वाले हैं। थैंक यू जी।